अस्सलाम वालेकुम डियर सामाइन, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सजाद और आज एक बार फिर आपके इस यूट्यूब चैनल पे एक नई किताब, एक नई वीडियो और एक नए मुसन्निफ़ के साथ हाज़िर हुआ हूं। मोहतरम सामाइन, आज का इंतखाब एक नावल है प्रेशर कुकर। ये नावल सदीक़ सालिक साहब का लिखा हुआ है। सदीक़ सालिक उर्दू अदब के एक मायानाज़ मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने प्रेशर कुकर जैसा खूबसूरत नावल उर्दू अदब के दामन में शामिल किया। सामाइन, उर्दू अदब का दामन अगर देखें तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ राइटर्स ने अपनी तख्लीक़ात को शामिल करके इसके दामन को वुसअत अता की। तो उन्हीं खूबसूरत नावल्स में एक खूबसूरत नावल प्रेशर कुकर है जो सदीक़ सालिक साहब ने लिखा। ये एक खूबसूरत नावल है और इस नावल के अंदर इन्होंने प्रेशर कुकर से मुराद ये लिया है कि जिस तरह प्रेशर कुकर बंद होता है और इसके अंदर गलने सड़ने का अमल जारी रहता है, इसी तरह एक इंसान जब उसके अंदर उसको दबाया जाता है, उसके अंदर को प्रेस किया जाता है, माशरे की नाहमवारियाँ उसके अंदर जन्म लेती रहती हैं और वो किसी तरह से, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर से कहीं से हवा नहीं निकलती, उसी तरह उस इंसान के अंदर से भी जब कोई हवा किसी तरीके से नहीं निकलती तो फिर वो भी एक प्रेशर कुकर बन जाता है। यानी अंदर ही अंदर सलता घड़ता रहता है और फिर एक वक्त आता है कि वो फट जाता है और उसकी बदबू चारों सू फैल जाती है। तो आज ये नावल जो है हम देखेंगे कि इस नावल के अंदर मुसन्निफ़ ने क्या बयान किया है। इस नावल की कहानी कुछ ये है कि फैसलाबाद के चक 230 गाफ बे में एक ख़ानदान रहता है जिसका सरबराह करमदीन है, जिसको उर्फ़ आम में लोग करमू कहते हैं। ये शख्स वापडा में लाइनमैन है और इसके घर वालों में इसकी बीवी रेशमा, इसका बेटा फितरत और इसकी बेटी ज़किया है। ये जो घराना है ये बड़े अच्छे तरीके से अपनी गुज़र बसर कर रहा होता है। एक दिन इनके ख़ानदान पे क़यामत टूट पड़ती है। ओकाड़ा में जब ये शख्स लाइनमैन की हैसियत से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा होता है, यानी करमदीन जब एक खंबे पे चढ़ के उसकी वायर्स को दुरुस्त कर रहा होता है तो इसी दौरान उस सड़क से एक लड़की गुज़रती है। कॉलेज की स्टूडेंट होती है तो चंद उबाश लड़के उस लड़की को तंग करते हैं। करमदीन के दिल में रहम आता है तो इस लड़की की इज़्ज़त को बचाने के लिए खंबे से छलांग लगा देता है। इस दौरान वो उन लड़कों में से एक लड़के पे हमला करके उसको पकड़ भी लेता है, लेकिन वो लोग लड़की को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का करमू को गोली मार देता है। इसकी वजह से करमदीन की जान ख़तरे में चली जाती है और कुछ वक्त के बाद हॉस्पिटल के रास्ते में ही ये जान दे देता है, यानी इसकी सांसें पूरी हो जाती हैं। अब रेशमा के ख़ानदान पे क़यामत टूट पड़ती है क्योंकि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। करमू की जो बहादरी की दास्तान है मुख्तलिफ़ अखबारात में खूब उछाली जाती है। जब ये ख़बर आती है तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि करमू का जो डिपार्टमेंट होता है वो उसके बकायाजात अदा करने में सुस्ती का मुज़ाहरा नहीं करता। इस तरह रेशमा को उसके बकायाजात मिल जाते हैं। लेकिन रेशमा के मेके से एक चौधरी सिकंदर उससे मिलने आता है, उसके हस्बैंड का तारुफ करवा जो अफसोस करने आता है। तो वो रेशमा से लगी लिपटी बातें करता है, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और फिर साथ कहता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो तुम इसे बैंक में क्यों नहीं रखवा देती। रेशमा बैंक का नाम जो है वो नहीं जानती, वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं है। वो कहता है मैं जो हूँ, वो उसे बैंक ले जाता है। वहाँ पे पैसे बैंक में रखने की बजाय अपने बैग में रख लेता है और रेशमा को कहता है कि पैसे जमा करवा दिए। आ जाते हैं घर। कुछ अर्से बाद रेशमा फिर बैंक जाती है, उसे पैसों की ज़रूरत होती है। वो बैंक से पैसे मांगती है, लेकिन बैंक वाले रसीद मांगते हैं और इस तरह उसे पता चलता है कि मेरे साथ हाथ हो गया है, यानी मेरे पास तो पैसे मेरे तो चले गए हैं। रेशमा अभी इस सदमे से निकली नहीं होती कि उसके खामन का भाई शर्फदीन उर्फ शर्फू उसकी ज़मीन ज़ब्त कर लेता है। ना सिर्फ ज़मीन ज़ब्त करता है बल्कि
वो रेशमा से निकाह की ख्वाहिश भी ज़ाहिर करता है और उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग करता है। रेशमा बड़ी मुश्किल से उससे अपनी जान बचाती है, फिर गाँव के एक मौलवी से रब्ता करती है ताकि उसे इंसाफ़ दिलाया जाए। लेकिन मौलवी जो है वो भी क्या करता है, वो भी रेशमा से निकाह करने का ख्वाहिशमंद निकल आता है। तो रेशमा उसका हाथ भी झटक देती है। इसी दौरान हुकूमत पाकिस्तान 14 अगस्त पे रेशमा को उसके ख़ावंद की बहादुरी के हवाले से तमग़ा जुर्रत भी पेश करती है, लेकिन वो तमग़ा जुर्रत आइंदा आने वाले दिनों में रेशमा की कोई मदद नहीं करता। तो फिर वो उसे एक नकारा चीज़ देखते हुए, समझते हुए उसको नाली में फेंक देती है। अब रेशमा मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर जाती है, उनसे मदद मांगती है कि उसके रुपए वगैरह वापस किए करवाए जाएँ, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर रेशमा एक शहर चली जाती है, वहाँ पे एक शेख के यहाँ मुलाजमत कर लेती है, यानी वो शेख के यहाँ बर्तन वगैरह मांजने का काम करती है। उसके बच्चे वहाँ पे पलने लग जाते हैं और यूँ ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है। बच्चे जवान हो जाते हैं। एक दिन उसकी बेटी ज़किया बाज़ार धागा लेने जाती है तो अगवा हो जाती है, यानी कुछ लोग उसको गाड़ी में डाल के ले जाते हैं और नावल के आखिर तक उसका फिर कोई पता नहीं चलता। इसका बेटा फ़ितरत पढ़ता है, कॉलेज चला जाता है, फ़ाइन आर्ट्स की किताबें सेलेक्ट करता है, होता होता यूनिवर्सिटी चला जाता है और एक वक्त आता है कि यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेके तो फ़ाइन आर्ट्स में एमए कर लेता है। एमए करने के बाद ये नौकरी की तलाश में निकलता है, लेकिन नौकरी कहाँ, नौकरी तो बड़े बड़े नसीब वालों को भी नहीं मिलती। यूनिवर्सिटी का एक रूल होता है कि हर साल यूनिवर्सिटी में जो बच्चा टॉप करता है उसको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में लेक्चरर की नौकरी दे दी जाती है। फ़ितरत भी अप्लाई करता है, लेकिन उसे ये कह के झटक दिया जाता है कि तुम्हारे नज़रियात से इश्तराकियत की बू आती है। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ उसाज़ा के दरमियान चपकलेस सी चलती रहती है, जिसकी वजह से फ़ितरत दरमियान में पिस जाता है। फ़ितरत के एक उस्ताद उसे बताते हैं, प्रोफेसर सईद साहब, कि अमेरिकन कल्चरल सेंटर जो पाकिस्तान में कायम था, वो हर साल यूनिवर्सिटी का एक बच्चा यानी टॉपर जो होता है फ़ाइन आर्ट्स में, उसको शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट में भेजते हैं। ये भी अप्लाई करता है और फिर इसकी बारी आ जाती है, 2-3 माह में इसे अमेरिका भेज दिया जाता है। तो ये अमेरिका में रहते हुए मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मुताला करता है, उनकी आर्ट का मुताला करता है, लोगों के रवैयों को देखता है। तो कदम कदम पे आर्ट के हवाले से इसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो दिल बर्दाश्ता रवैये लोगों के होते हैं, उनको अंदर ही अंदर जमा करता रहता है। यानी इसके अंदर एक प्रेशर कुकर की तरह सारी चीज़ें जो है वो गलती सड़ती रहती हैं और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं होता कि जिसको ये अपने दिल का हाल बताए। फिर वतन वापस आ जाता है। वापसी पर एक बार फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर इसे कह दिया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हारे नज़रिया से इश्तराकियत की बू आती है। अब इसके पास कोई काम नहीं होता, तो ये बेचारा छोटे छोटे काम करके अपने जो है वो अपना पेट पालता है। जैसे सिनेमाओं के आगे फ़िल्मों के इश्तिहारात को पेंट करना, उसके अलावा छोटी मोटी किसी की तस्वीर बनाना, वॉल पेंटिंग करना, इस तरह की चीज़ें। बल्कि एक दफ़ा तो हद ही हो जाती है, जिस मोहल्ले में ये रहता है शहर में, लाहौर में, उस मोहल्ले का एक शख्स इसे कहता है कि मुझे मेरा गेट कलर कर दो, पेंट कर दो। इसे बड़ा गुस्सा आता है, ये इनकार कर देता है, लेकिन वो शख्स चूँकि थोड़ा मालदार होता है, इसलिए वो मोहल्ले वालों से कहता है कि ये शख्स गलत है, यानी फ़ितरत न्यूड पेंटिंग करता है, इसलिए इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। फिर उस शख्स की शरारत की वजह से फ़ितरत को वो मोहल्ला भी छोड़ना पड़ता है। फिर एक बिज़नेसमैन से भी इसका टकराव होता है। वो बिज़नेसमैन अपनी बेटी के लिए तस्वीरें इससे बनवाता है और उनमें डील ही होती है कि तुम तस्वीर बनाया करोगे और मेरी बेटी इन तस्वीर पे साइन कर दिया करेगी, और बिलाखिर इसके बाद जो है बाहर यही पता चलेगा कि ये तस्वीर मेरी बेटी ही बनाती है। तो इस तरह ये सोचता रहता है कि ये वो वाले ख्वाब थे, ये वो वाला आर्ट था कि जिसको मैं सीखता आया था, जिसके बारे में मेरा पैशन था, जिसको मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भी सीखा कि मैं ये वाला काम करने के लिए पैदा हुआ था।
तो इस तरह इसके अंदर एक ग्रज सा पलने लगता है। माशरे के हवाले से भी माशरे में भी इसे कुछ नज़र नहीं आता। फिर लाहौर के अंदर ये मुख्तलिफ़ जगहें बदलता है, कभी उस जगह पे कभी उस जगह पे, कभी किसी वजह से रुकावट आती है, कभी कोई रुकावट आती है। एक दफ़ा तो हद हो जाती है, इसकी एक दूध शरीक बहन गाँव में होती है सकीना नाम की, तो वो बीमार हो जाती है, उसके पेट में रसोली होती है। इसका एक रिश्तेदार उसे इसके पास छोड़ जाता है, तो सकीना दिन भर घर में रहती है। जब रात होती है तो फितरत भी आ जाता है, तो दोनों बहन भाई वहाँ पे रहते हैं, इसका इलाज करवाता है। लेकिन महल्ले वाले ये समझने लग जाते हैं कि इसने एक लड़की को यहाँ पे रखा हुआ है और रात को इससे बदकारी भी करता है। तो फिर इसका एक दोस्त होता है, वो भी इसके मुंह पे यही कहता है, इसको गुस्सा आता है और इस तरह से गुस्से की वजह से ही उस गुस्से की वजह से ही इनके दरमियान लड़ाई भी हो जाती है और यूं फिर उसे सकीना को दोबारा अपने गांव वापस भेजना पड़ता है। इसके पास चूँकि नौकरी नहीं है, फिर ये इसके एक उस्ताद की तवज्जो से इसे 3Ds एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसमें नौकरी मिल जाती है। मिस्टर KM पाशा इसके करता धरता है और ये बड़ी अच्छी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, लेकिन इनमें एक ख़ामी है कि ये एक साल बाद अपना एक जश्न मनाते हैं, यानी एक दिन रखा हुआ है, उसमें डांस पार्टी और इस तरह की वाहियात चीज़ें होती हैं। अब साल आ गया है, फितरत को भी वहाँ पे कहा जाता है कि तुम भी हमारी पार्टी में शामिल हो, ये इनकार कर देता है, लेकिन चूँकि ये स्टाफ मेंबर है इसलिए स्टाफ का दाखिल होना ज़रूरी है। फिर ये वहाँ पे पार्टी में जाता है, लेकिन ये शराब वगैरह को हाथ नहीं लगाता, डांस भी नहीं करता, जिसकी वजह से इसके मालिक इससे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। उन्हें दिनों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़राइत के हवाले से 10 साला जो तरक्की थी उसका जश्न मनाने के लिए मुख्तलिफ़ कंपनी से, मुख्तलिफ़ इदारों से अपनी तस्वीर बनवाती है ज़राइत के हवाले से। तो 3Ds कंपनी को भी, जिसमें ये फितरत है, उसमें उसको भी ये काम मिलता है। ये लोग फितरत को कहते हैं कि तुम कुछ तस्वीर बनाओ, तो फितरत ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिनमें किसान काम कर रहे होते हैं। तो मिस्टर पाशा जो कंपनी का मालिक है उसको ये नापसंद आती हैं, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान की खुशहाली दिखाई जाए, यानी जिसमें मशीनें काम कर रही हों, लेकिन फितरत इंसानी मेहनत को दिखाता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान क्लैश हो जाता है। बात तूत कार तक पहुंचती है और फिर फितरत इस नौकरी पे लात मार के आ जाता है। अब फितरत को गांव से मैसेज आता है कि आपकी अम्मी बहुत बीमार है। ये वहाँ पे जाता है, माँ मरने के करीब होती है, माँ इसका निकाह ज़ुबैदा से कर देती है, इसकी एक कज़न है, और माँ मर जाती है। फितरत चंद दिन गाँव में रहता है, फिर शहर आ जाता है, वहाँ पे आके दोबारा अप्लाई करता है। एक इदारा है, इदारा शनाख्त इस्लामाबाद में आके अप्लाई करता है। इसकी यहाँ पे जॉब हो जाती है, फिर ये अपनी बीवी को भी वहाँ पे ले जाता है, गाँव की ज़मीन भी बेच देता है बीवी के इसरार पे, और वहीं पे रहने लग जाता है। अब यहाँ पे भी फितरत को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो इस अदारे के जो कर्ता धर्ता हैं, ये भी करप्ट लोग हैं और ये भी फितरत को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। यहाँ पे फितरत 2-3 इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाता है, तो वो बड़े कामयाब जाते हैं, जिसकी वजह से इसके हासिद पैदा हो जाते हैं। इन हासदों में एक शख्स है, और वो शख्स बहुत ही कमीना शख्स है। वो इसकी जो शनाख्त है उससे जलता है, इसलिए वो शख्स चाहता है कि ये किसी तरह इस अदारे से जो है चला जाए। उसका नाम बुखारी है। बुखारी साहब एक दफ़ा कुछ तस्वीर लाते हैं और कहते हैं, फितरत से कहता है कि इस तस्वीर को चेक करो, इसको पास करो, क्योंकि ये मेरे भतीजे ने बनाई हैं। फितरत जब वो तस्वीर देखता है तो उसमें इंतहाई गलतियाँ होती हैं, और उसे बताता है बुखारी साहब को कि लगता है ये बच्चा एक दिन भी किसी उस्ताद के साथ नहीं बैठा, और रिजेक्ट कर देता है। बुखारी की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए फिर वो इस बात को दिल में बैठा लेता है। फिर इस अदारे में, अदारा शनाख्त पाकिस्तान में कुछ डिज़ाइनर्स चाहिए होते हैं। तो 3 लड़के आते हैं जिनको फितरत काम देता है कि तुम इसको करो और एक तस्वीर बनाओ, अगर मुझे पसंद आई तो आपको रख लेंगे, नहीं तो फिर वेल डन। तो वो लोग तस्वीर नहीं बनाते, फितरत उनको फ़ारिग कर देता है। फिर फितरत को ऊपर से फ़ोन आने लग जाते हैं कि तुमने ये क्यों किया, क्योंकि ये जो लड़के थे
ये एक फिनेंस सेक्रेटरी का साहबजादा था, दूसरा कल्चरल सेक्रेटरी का साहबजादा था और तीसरा एक वज़ीर का नामज़द था। तो तुमने ये क्यों किया? तो फ़ितरत को समझ नहीं आ रही होती कि मैं आर्ट की खिदमत करूँ या इन लोगों की। तो इस तरह से वो अंदर ही अंदर उबलना शुरू हो जाता है। फिर उसी इदारे का जो बड़ा होता है, डायरेक्टर होता है, उसकी बीवी कहीं बाहर से आती है, तो फ़ितरत से कहा जाता है कि तुम उसे एयरपोर्ट लेने जाओ। फ़ितरत इनकार कर देता है, जिससे क्लैश बढ़ते जाते हैं। इस तरह एक गटर सा उसके अंदर उबलने लग पड़ता है, एक ग्रज बनता जाता है, एक माशरे की नाहमवारियाँ उसके अंदर जन्म लेती रहती हैं, वो कुढ़ता रहता है। एक अदारे की तरफ से ये इस तरह की चीज़ें आती रहती है, घर में उसकी बीवी उसे तंग करती रहती है, वो इर्द-गिर्द के मोहल्ले के लोगों को देख के नाजायज़ फ़रमाइशें शुरू कर देती है, तो उस बेचारे के अंदर जो है वो सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे वो उसके अंदर एक प्रेशर कुकर उबर रहा है, वो किसी भी लम्हे फट जाएगा। फ़ितरत अपने घर में भी अपनी मुख्तलिफ़ तस्वीर मुकम्मल करता रहता है। एक वक़्त आता है कि अमेरिका का एक उसका उस्ताद, उसके एक प्रोफ़ेसर पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, तो वो उनके हाथ से अपनी तस्वीर की एक नुमाइश करवाता है और इफ्तिताह उससे करवाता है। अब ये इदारे वालों को ये बात पसंद नहीं आती, वो फ़ितरत से कहते हैं कि तुम तो इस इदारे के हो, तो तुमने फिर एक गैर मुल्की बंदे से अपनी नुमाइश क्यों करवाई है, इफ्तिताह क्यों करवाया और दूसरा तुमने अपनी ज़ाती नुमाइश क्यों की है। इस तरह फ़ितरत के ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि तुम ऐसा ना करो। इसी दौरान फ़ितरत की एक मिलने वाली जो उसे बाहर यूनिवर्सिटी में मिली थी, मिस सिल्ली, वो यहाँ पे आती है और फ़ितरत एक दो बार उसके साथ लंच करता है। तो ये जो बुखारी साहब हैं, ये क्या करते हैं, ये फ़ितरत की बीवी को जाके बताते हैं, बीवी भी फ़ितरत के ख़िलाफ़ हो जाती है। इस तरह फ़ितरत को कहीं सुकून मैसर नहीं आता, वो माशरे से जीत नहीं सकता और माशरा हर तरफ से उस पे ऐसे लगता है जैसे हमला कर रहा होता है। तो फ़ितरत के पास बचाव का कोई तरीका नहीं होता, वो अपनी तस्वीर, ब्रश, कैनवस सब कुछ उठा कर जंगल की तरफ निकल जाता है। बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है और जंगल में जाके अपनी तस्वीर को आग लगा देता है और फिर कहीं दूर निकल जाता है और उसके उसके होंठों पे ये अल्फ़ाज़ होते हैं कि लो मैं जीत गया, लो मैं जीत गया, लो मैं जीत गया। तो मोहतरम सामीन, ये थी आज एक कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। इस किताब को ज़रूर पढ़ें, अपने दोस्तों को पढ़ाएँ, अपनी लाइब्रेरी की ज़ीनत भी बनाएँ और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।